कि एक डायबिटीज होने के लिए सबसे रूट कॉज क्या है? शाह जी, आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा। अगर इसका जवाब लोगों को पता चले तो उनका बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन इतना कॉमन हो गया है कि आदमी को कहीं दर्द होता है वो तुरंत पेन किलर लिया और गया खत्म। अरे अभी जर्नी में लोग दवाइयों का बैग बना के डाल। ब्रेन और माइंड के बारे में थोड़ी चीजें मैं आपको बता दूं। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, ह्यूमन जो ब्रेन है अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के वेव्स एमिट करता है। हर व्यक्ति ने अपने भले के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। हाँ, उसकी गलती नहीं। अरे सरकारें धोखा खा जा रही हैं। पेन जो है, कमर का दर्द, स्पाइन का दर्द, वो कई लोगों को कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई है लेकिन उनको कमर में 20 साल से दर्द है, 15 साल, सारी दवाइयां कर ली, डॉक्टर कह रहा है सर्जरी करेंगे। जैसे कहते हैं अब डायबिटीज मान लो किसी को हो गई जी, तो इंसुलिन बहुत ही कॉमन सी बात है कि उसको स्टार्ट हो जाता है। जिस आदमी के शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस है उसमें अगर आप चेक करें तो नॉर्मल से ज्यादा इंसुलिन पहले से ही है। जो पैंक्रियाज के माल फंक्शन के कारण डायबिटीज होता है, माना जाता है ऐसा, उसी पैंक्रियाज को ठीक करने की बजाय डैमेज करता है। डैमेज कैसे करता है? क्यों ऐसी दवा देते हैं? अब ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, पहला मंत्र फूंक दिया कान में कि डायबिटीज इज इनक्योरेबल। अब आप जीवन भर के पेशेंट है, ये डायबिटीज तो कभी ठीक होता ही नहीं है। हाँ। ये सबसे बड़ा झूठ है। मतलब वो वैक्सीन हमारी सेफ्टी का है ही नहीं। मैंने कहा ना, मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने कोई वैक्सीन नहीं ली। हमारे यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग दौड़ते रहे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हार्ट अटैक के जितने केसेस हैं उसमें से 70% के करीब केसेस वो लोग हैं। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। हम अक्सर भक्ति की बात करते हैं, अपने आप को बहुत ही जागरूक करने के लिए बात करते हैं, हीलिंग करने की भी बात करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें सब अच्छा रहेगा अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा मन स्वस्थ है। कैसे हमारा मन स्वस्थ रह सकता है, कैसे आपके शरीर में बीमारियां नहीं आ सकती हैं, इस पर मैं बहुत बेहतर तरीके से खुद पर भी काम कर रही हूँ और ये पॉडकास्ट मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। एंड आज मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे एक्सपर्ट को लेकर आए जिससे आपको भी उससे मदद मिले, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति मुझे तो नहीं लगता जिसे कोई बीमारी ना हो आज के समय में स्पेशली। तो जो भी आपकी बीमारी है, खास तौर से डायबिटिक पे हम आपको बता दें, आज हम बात करने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में कि किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करके। कैसे ये दुनिया बदल सकती है आपके आसपास की। कुछ चीजें हैं जिनसे आपको लड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो दुनिया से अलग हटकर आपको लेने पड़ेंगे। थोड़ा मुश्किल जरूर होगा लेकिन उसको आसान कैसे किया जा सकता है ये बता रहे हैं आज के हमारे एक्सपर्ट, डायबिटिक और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट श्री रवि आर कुमार जी। उन्होंने बहुत खूबसूरती से समझाया है कि कैसे आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके आसपास एक ट्रैप चल रहा है दवाइयों का जो आपको घेरता जा रहा है। अगर उससे निकलना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेंसिल अपने पास रख लीजिए। कुछ चीजें ऐसी हैं शायद आपको नोट करने की जरूरत पड़े तो नोट भी करते जाइएगा, ठीक है? फिलहाल अभी देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका STS में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, क्योंकि हम अक्सर अपने कल्चर पर हम डिस्कस करते हैं अपने धर्म को लेकर, लेकिन भक्ति भाव शक्ति ये सब कुछ बनी रहे उसके लिए हमारा सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक शरीर बेहतर नहीं तब तक हमारे मन में कुछ भी शांति नहीं रहती है। सही कहा। मैंने भी इस चीज से बहुत बार डील किया है कि पूजा पाठ वगैरह ध्यान तभी लगता है जब शरीर अच्छा होता है। अब उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन ईश्वर के बाद हमें जरूरत पड़ती है एक्सपर्ट्स की, क्योंकि आप उसके लिए हमारे साथ में है। तो हमारे ऑडियंस के लिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में जो जनरल लोगों की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी आज के टाइम में ओबेसिटी, डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, फिर हेयर फॉल और भी प्रॉब्लम्स पे कनेक्ट होती जाती है एक के बाद एक। लेकिन सबसे पहले हम डायबिटीज पर ही चर्चा शुरुआत करेंगे कि एक डायबिटीज होने के लिए सबसे रूट कॉज क्या है, क्यों व्यक्ति आज की डेट में इतना ज्यादा डायबिटिक का पेशेंट बनता जा रहा है?
शाह जी, आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा, जो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर इसका जवाब लोगों को पता चले तो उनका बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो डायबिटीज का आपने पूछा कि सबसे बड़ा होने का कारण क्या है, तो मैं अगर सबसे पहला कारण अगर बताऊंगा तो डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण है आपका माइंड। अच्छा। माइंड। और दोस्तों, जब मैं माइंड की बात करता हूं तो एक चीज क्लियर कर दूं कि माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग चीजें हैं। माइंड ब्रेन नहीं है और ब्रेन माइंड नहीं है, ये दोनों सिनोनिमस नहीं है। ब्रेन हार्डवेयर है, फिजिकल है, उसे हम लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। माइंड नॉन फिजिकल है, जो इनविजिबल है। तो ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन, और ब्रेन को कंट्रोल करता है, ब्रेन और पूरी बॉडी को रन करता है माइंड। राइट। तो डायबिटीज का रूट कॉज छिपा है माइंड में, पहला। दूसरा, आपके फूड और लाइफस्टाइल में भी डायबिटीज के कारण हैं। बट अगर नंबर 1 कारण कोई पूछे टॉप, तो वो है माइंड। पहले बात ये समझना है। और यही तो कारण है कि डायबिटीज ठीक नहीं हो रहा है। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस या कोई भी जो कहते हैं कि डायबिटीज इनक्यूरेबल है, वो उनके लिए इसीलिए इनक्यूरेबल है कि डायबिटीज को वो सिर्फ फिजिकल डिसऑर्डर मान रहे हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मान रहे हैं। वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मान रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सच है। बट उसका रूट कॉज माइंड में है। तो जब तक आप रूट को ट्रीट नहीं करेंगे, रूट कॉज को, तब तक डायबिटीज नहीं जाएगा। हमारे सिस्टम में, माइंड बॉडी मेडिसिन सिस्टम में, हम रूट कॉज को ट्रीट करते हैं, इसलिए डायबिटीज ठीक हो जाता है। ओके, तो कंट्रोल माइंड से है, लेकिन आपने कहा कि माइंड अलग है, ब्रेन अलग है, ये कैसे? और हाँ, जैसे ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। जब मैं माइंड कहता हूँ तो लोग ब्रेन भी समझते हैं, सीधा दिमाग यही है? हाँ हाँ जी। तो ब्रेन का तो एक जैसे मैं आपको कहूँ श्रेया जी कि आपका ब्रेन कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे, जवाब कहाँ देंगे? यहाँ पे, सिर में। लेकिन मैं पूछूं आपसे कि आपका माइंड कहाँ है? वो भी यही है? नहीं, वो वहां नहीं है। ओके। तो जैसे ये बिल्कुल एक कॉमन एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, आपके सामने भी बताता हूँ, आपके ऑडियंस को भी मैं बताता हूँ कि माइंड जैसे आपका कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में मैं आपको कहूँ कि आप अपना कंप्यूटर में मदरबोर्ड दिखाइए, तो आप दिखा सकते हैं सीपीयू खोल के। मैं कहूँ कि आप हार्ड डिस्क दिखाइए, तो आप दिखा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ आपसे कि आप उसमें विंडोज दिखाइए, विंडोज 10 कहाँ है, दिखाइए, तो कहाँ दिखाएंगे आप? वो तो इनबिल्ट है। हाँ, क्यों नहीं दिखा पाएंगे? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर इनविजिबल है। हाँ, डाउनलोड वो फिजिकल नहीं है। राइट। वो ए फिजिकल है, नॉन फिजिकल है। तो फिजिकल चीजों को हमारी आंखें देख सकती हैं, लेकिन नॉन फिजिकल, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ टीवी के वेव्स हैं, यहाँ मोबाइल के वेव्स हैं, है ना? मानेंगे ना आप? राइट। लेकिन कहाँ दिख रहे हैं? तो क्या नहीं है? नहीं, वो है, लेकिन दिख नहीं रहे। तो जो इंग्लिश में कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग इज रॉन्ग। सीइंग इज बिलीविंग इज रॉन्ग। वी बिलीव मेनी थिंग विच वी डोंट सी। मैंने कहा तो कि अभी एयरटेल और जियो के और पता नहीं आइडिया के और किसके किसके वेव्स यहाँ घूम रहे हैं ना? कहाँ दिख रहे हैं? कोई बता दे मुझे। बट एग्जिस्ट तो करते हैं ना, अभी फोन बजेगा ना। तो ये सॉफ्टवेयर है माइंड, तो और ब्रेन हार्डवेयर है। ब्रेन को लोकेट करके बताया जा सकता है। ब्रेन की सर्जरी हो जाती है। हाँ, माइंड की सर्जरी वो कैसे होगी? हाँ, माइंड की सर्जरी का अलग तरीका है। माइंड मतलब वो सर्जरी हम नहीं बोलेंगे, कॉमन लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं। माइंड को करेक्ट करने का अलग तरीका है। उसको आपको नॉन फिजिकल लेवल पे ही जाना पड़ेगा, उसको सटल लेवल पे जाना पड़ेगा। फिजिकल लेवल पे, जो फिजिकल है ही नहीं, उसको फिजिकल लेवल पे कैसे करेक्ट करेंगे? राइट। वेव्स यहाँ दिख नहीं रहे हैं, तो वेव्स को कैसे चेंज कर देंगे यहाँ हथौड़े से और स्क्रू ड्राइवर से? तो उसके लिए क्या माध्यम रहना चाहिए? रहता है। देखिए, अगर मैं पहले बनाऊं ब्रेन और माइंड के बारे में थोड़ी चीजें मैं आपको बता दूं। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है कि ह्यूमन जो ब्रेन है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के वेव्स एमिट करता है। तो ह्यूमन ब्रेन 5 तरह के वेव्स एमिट करता है। अच्छा। गामा वेव, बीटा वेव, अल्फा वेव, थीटा वेव एंड डेल्टा वेव। ओके।
जैसे अभी हम लोग जागृत हैं, बैठे हैं एक दूसरे के सामने और बातें कर रहे हैं, हमारा पूरा शरीर भी एक्टिव है और माइंड भी एक्टिव है। तो अभी हम हाइपर एक्टिव मोड में हैं, तो अभी हमारा ब्रेन ओवर अलर्ट है, बहुत ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो वो अभी गामा स्टेज में, गामा वेव निकल रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, 50 to 100, राइट। जब मान लीजिए अभी आप बैठे हैं, ये हमारा प्रोग्राम समाप्त होगा, तो आप थोड़ी देर शांत होके बैठ गए, तो आप सो नहीं रहे हैं, लेकिन आप बैठे हैं चुपचाप रिलैक्स होके, तो आप जागृत हैं। उस समय आपका ब्रेन आ जाता है दूसरे स्टेज में, गामा से बीटा वेव में आ जाता है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। उसके बाद जब मान लीजिए बैठे बैठे थोड़ी देर के बाद आपने लंच किया और आपको हल्की सी उबासी आने लगी, आपको नींद जैसी आने लगी, अभी आप सोए नहीं हैं, बट यू आर फीलिंग स्लीपी, तो आपको फिर आप अल्फा स्टेज में आ गए, तीसरा स्टेज हो गया। अब मान लीजिए आपने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद अगला प्रोग्राम बाद में करेंगे, थोड़ा मैं एक शॉर्ट नैप लेके आती हूँ, सो थोड़ा सा, तो आप सोने चले गए, तो आप नींद में चले गए, तो आप थीटा स्टेज में चले गए, अल्फा से चौथा स्टेज थीटा स्टेज, उसमें आपको गहरी नींद आ गई, तो आप डेल्टा स्टेज में चले गए। अच्छा, तो ये पांचवा स्टेज हो गया। वहां ब्रेन वेव एकदम स्लो डीप स्लीप के स्टेज में। यही चीजें रिपीट होती है, डीप स्लीप कहें या आप डीप मेडिटेशन या जिसको समाधि के स्टेज कहते हैं, जो तो वहां अल्फा से, जैसे मैंने कहा आपको हल्की सी नींद आ रही है, तो नींद आ रही है, या फिर आप मेडिटेटिव माइंड में है, मेडिटेशन, आप पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और रियल में ध्यान कर रहे हैं, वो खाली आंख बंद करके नहीं बैठे हैं, रियल में ध्यान कर रहे हैं, और आप पूजा और ध्यान की अवस्था में है, तो आप अल्फा स्टेज में होते हैं। ओके। और जब आप जगते हैं, मान लीजिए सो गए आपने, आप डेल्टा स्टेज में, अब आपका साइकिल रिवर्स होता है, और फिर धीरे धीरे अल्फा डेल्टा से आप थीटा में आते हैं, थीटा से आप अल्फा में आते हैं, अल्फा से फिर बीटा में आते हैं, और बीटा से फिर गामा में आते हैं। एंड ये साइकिल जाने अनजाने हर आदमी पूरे दिन में कई बार रिपीट करता है, नोइंगली और अननोइंगली, राइट। तो ये ब्रेन ऐसे, अब ये जो ब्रेन के वेव्स हैं, ये हमारे माइंड को भी प्रभावित करते हैं। एक्चुअली ये माइंड से भी रिलेटेड है, क्योंकि वेव्स हो गए तो इनविजिबल हो गए। अब ये माइंड अलग अलग स्टेज में, हमारे माइंड की कैपेबिलिटी और वर्किंग और फंक्शनलिटी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम अल्फा वेव में स्टेज में होते हैं, जैसे मैंने कहा ना, सोने के ठीक पहले वाली स्टेज, या जगने के ठीक बाद, अभी आप नींद खुल गई है लेकिन आंखें नहीं खुल रही हैं, अभी आप थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर रहे हैं, या फिर मेडिटेटिव स्टेज में हैं, तो उस स्टेज में हमारे माइंड के कई लेयर हैं। इंडियन जो ट्रेडिशन है वो कहता है कि माइंड के 16 लेयर हैं, टाइप्स हैं। अच्छा। लेकिन मॉडर्न साइंस कहता है कि, मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि ये 3 है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। तो ठीक है, 3 ही मानते हैं। अभी 16 वाले में जाएंगे तो बहुत डीप हो जाएगी। तो जब आप अभी जागृत हैं, तो हम अभी कॉन्शियस स्टेज में हैं। जैसे ही हम अल्फा स्टेज में आते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, और सबकॉन्शियस में उस समय जो हम बातें करेंगे, बोलेंगे, तो वो सीधे सबकॉन्शियस में मैसेज जाता है। तो उस समय माइंड की प्रोग्रामिंग की जाती है। माइंड बॉडी मेडिसिन में माइंड की प्रोग्रामिंग करके आपके बीमारियों को ठीक किया जाता है, चाहे वो डायबिटीज हो या कैंसर हो। ओके। कोई भी बीमारी, इवन बॉडी पेन, आपको जान के आश्चर्य होगा, क्रोनिक पेन जो है, कमर का दर्द, स्पाइन का दर्द, वो कई लोगों को कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हमने क्योर किए, कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई है, लेकिन उनको कमर में 20 साल से दर्द है, 15 साल, सारी दवाइयां कर ली, डॉक्टर कह रहा है सर्जरी करेंगे, स्पाइन में सर्जरी, दर्द है, और वो हमारे माइंड बॉडी मेडिसिन में बिना टच किए ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो माइंड का इश्यू है, वो इश्यू माइंड का है। बेसिकली सारा खेल माइंड प्रोग्रामिंग का है, राइट। तो अगर हम माइंड को बेहतर तरीके से प्रोग्राम कर लें, तो बीमारियों से भी बच सकते हैं। हाँ, जो बीमारियां हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में भी माइंड का रोल है, और हमें हमेशा स्वस्थ रखने में भी माइंड का रोल है। या अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो बाहर भी निकले, उसके लिए भी माइंड का रोल है। तो अच्छा, जैसे हम डायबिटीज पे बात कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन एंड क्योर दोनों में,
हाँ, अच्छा, प्रिवेंशन और क्योर की बात है तो लोग जैसे कहते हैं अब डायबिटीज मान लो किसी को हो गई जी। तो इंसुलिन बहुत ही कॉमन सी बात है कि उसको स्टार्ट हो जाता है और बहुत छोटी एज में हो रहा है, तो ये रीजन क्यों है? कम एज के बच्चे क्यों इफेक्टेड हो रहे हैं? राइट। इसके पीछे भी माइंड की प्रॉब्लम है या हमारा लाइफस्टाइल? नहीं, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, आपने जो कहा उसे जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। जो इंसुलिन वाली बात कही वो जनरली 20-25 साल से कम उम्र के बच्चों को 5 साल 7 साल, मेरे पास एक पेशेंट है सबसे छोटा 6 साल का है, वो इंसुलिन पेट में ले रहा है। ओह माय गॉड। 9 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हमारे पास, 16 ईयर का है, 19 ईयर का एक लड़का है, 25 साल का एक लड़का है जो इंसुलिन ले रहे हैं। तो ऐसे जिसका तो वो, अब जैसे मैं वो 6 ईयर वाले की ही बात करूं या एक 16 ईयर का लड़का था, तो वो वंस अपॉन अ टाइम 65 यूनिट इंसुलिन लेता था। 16 साल का बच्चा, अब यू जस्ट इमेजिन, 11वीं में पढ़ रहा है और 16 साल का वो 65 यूनिट इंसुलिन ले रहा है। 5-6 यूनिट से शुरू होते होते उसका बढ़ते बढ़ते 65 चलेगा और उसकी हालत खराब। और उसको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा, वो एक लाइन बोल देते हैं कि पैंक्रियाज का बीटा सेल डेड हो गया है, तो अब कभी तुम ठीक नहीं होगे, बीटा सेल रीजनरेट नहीं होता है। ये ऐसा वो डॉक्टर कहते हैं और ये सबसे बड़ा झूठ है। पैंक्रियाज का बीटा सेल रीजेनरेट होता है। अच्छा। और इंसुलिन बॉडी में फिर से बनता है और हमारे पेशेंट्स का हुआ है और इंसुलिन उनका अब नॉर्मल बॉडी में है। तो 16 साल का बच्चा, धीरे धीरे 3-3.5 महीने का टाइम लगा, धीरे धीरे उसका इंसुलिन हम कम करते गए और हमारा पूरा सिस्टम वो फॉलो करता गया और इंसुलिन कम करते गए और इंसुलिन कम करते करते लगभग 3 महीने में उसका इंसुलिन 0 हो गया और बिना इंसुलिन के वो अब तो कई महीनों से रह रहा है। अच्छा। जो कभी 65 यूनिट रोज लेता था, तो कैसे बीटा सेल जनरेट नहीं होता है? और फिर आप इंसुलिन बॉडी में बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसके तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, तो आप टेस्ट करा के देख लो। फिर हम टेस्ट करा के दे देते हैं कि देखो तुम्हारे बॉडी में इंसुलिन बन रहा है। सी पेप्टाइड टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपको बता देता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन बन रहा है। तो आपने अभी कहा कि आपके सिस्टम को उसने फॉलो किया। यस। तो वो सिस्टम क्या है? जी, हमारे पूरा जो सिस्टम है ट्रीटमेंट का डायबिटीज के लिए, या हम पहले तो मैं बता दूं मैम कि हम लोग सारे फिजियोलॉजिकल डिजीज, फिजिकल डिजीज, साइकोलॉजिकल डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर को भी ठीक करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज को भी ठीक करते हैं, जिनको पूरी दुनिया में घोषित कर दिया गया है कि ऑटो इम्यून डिजीज कभी ठीक नहीं होते। जैसे टाइप 1 डायबिटीज जो आपने बोला, वो ऑटो इम्यून डिजीज अच्छा है, सचमुच ऑटो इम्यून डिजीज। तो और ऐसे 20 तरह के ऑटो इम्यून डिजीज हैं, सबको ठीक किया जा सकता है। तो हमारा जो सिस्टम है उसका नाम है माइंड बॉडी मेडिसिन सिस्टम। माइंड बॉडी, जिसमें हमारी जो प्राइम मेडिसिन है वो माइंड है। कहने का नाम है माइंड बॉडी मेडिसिन, बट हम कोई मेडिसिन देते नहीं है। इट इज अ ड्रगलेस थेरेपी। अब जैसे ही लोग ड्रगलेस थेरेपी सुनते हैं तो लोग अपना एक एज्यूम कर लेते हैं, बहुत सारे एजम्पशन है उनके। अच्छा उसमें तो बहुत सारा उबला हुआ खाने को देंगे, उसमें तो बहुत सारा एक्सरसाइज कराएंगे। नो, ना उबला खाने को देते हैं, ना बहुत सारा एक्सरसाइज कराते हैं। ये गलत फहमी से आप बाहर आ जाइए। और उबला खाने से आज तक कोई ना ठीक हुआ है। और एक्सरसाइज करने के फायदे हैं, लेकिन लिमिटेड फायदे हैं। उससे कोई आपका डायबिटीज नहीं ठीक हो जाएगा एक्सरसाइज करने से। आपका डायबिटीज थोड़ा शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। वॉकिंग करने से आपका शुगर लेवल थोड़ा डाउन। मैं यहाँ डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज, कंप्लीट फ्रीडम, हमेशा के लिए ठीक, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें हम प्राइम मेडिसिन के रूप में हम यूज करते हैं माइंड को। माइंड ही आपको डायबिटीज क्रिएट करता है, माइंड ही ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है और माइंड ही उसे ठीक करता है। तो माइंड की प्रोग्रामिंग करके हम डायबिटीज ठीक करते हैं। दूसरा, हम और भी 6-7 मॉडलिटीज का यूज करते हैं और उसका एक पूरा कॉम्बिनेशन है, पूरा एक पैकेज है, जिस पैकेज का यूज करके हम लोग माइंड का मतलब डायबिटीज को क्योर करते हैं। चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, एक बीच का भी डायबिटीज है जिसको LADA कहते हैं, लेडा। अच्छा। उसको 1.5 डायबिटीज भी कहते हैं, मतलब 1 है 2 है तो बीच का होगा वो 1.5। एक और डायबिटीज होता है MODY। अच्छा, मोडी। एक और डायबिटीज होता है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। वो लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान होता है, टाइम पीरियड के लिए। लेकिन जो लेडीज उसमें लापरवाही करती हैं फिर वो परमानेंट हो जाता है।
वैसे तो वो जेस्टेशनल थोड़े दिन प्रेगनेंसी के दौरान ही किसी किसी लेडी को होता है और प्रेगनेंसी के बाद वो अपने आप धीरे धीरे चला जाता है। बट अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और लापरवाही की तो वो फिर परमानेंट भी, और उनको दवाइयां खिला खिला के उनको परमानेंट कर भी दिया जाता है। अच्छा, दवाइयों से, क्योंकि मान लीजिए डायबिटीज हुई है, अभी दवाइयां हमने शुरू की हैं, तो वो कितनी हार्मफुल हैं? क्या कर रही हैं वो? क्या हमें आराम नहीं दे रही हैं? आपने कहा कि उन्हें खिला खिला के और दिया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब सारे आपके दर्शकों को सुनना चाहिए। जैसे पूरी दुनिया में कहीं भी, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग इंडिया ने, अगर किसी को डायबिटीज होता है और वो एलोपैथी में ट्रीटमेंट कराने जाता है तो पहली जो दवाई दी जाती है उसका नाम है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन पूरी दुनिया में, यूएस में भी यही देगा, अफ्रीका में यही देगा, यूरोप में यही देगा, इंडिया में यही देगा। तो मेटफॉर्मिन नाम, ब्रांड नेम उसके अलग अलग हैं, 50 नाम से वो आते हैं, लेकिन बेसिक जो सॉल्ट है वो मेटफॉर्मिन। तो अब ये मेटफॉर्मिन जो पहली डायबिटीज की दवाई दी जाती है वो शरीर में करता क्या है? वो करता ये है, पहली बात तो हमें समझना है, मैं डायबिटीज की बात कर रहा हूँ, टाइप 2 डायबिटीज। यहाँ आपके व्यूअर्स को जानना चाहिए कि पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज के केसेस हैं उसमें 90 to 95% केसेस टाइप 2 के होते हैं। ओके। 5 to 10% जो केसेस होते हैं वो टाइप 1 के। अब मतलब कोई सम पॉइंट में बाकी डायबिटीज हैं। तो टाइप 2 सबसे ज्यादा है। तो टाइप 2 डायबिटीज में मेटफॉर्मिन दिया जाता है। टाइप 1 में तो सीधे इंसुलिन दे देते हैं, छोटे बच्चों का जो आपने एग्जांपल दिया। तो टाइप 2 में जो मेटफॉर्मिन दिया जाता है वो हमारे शरीर को बहुत डैमेज करता है। अच्छा। आपको हमारी बात मानने का भरोसा ना हो, आप लिखिए साइड इफेक्ट्स मेटफॉर्मिन और आप YouTube पर लिखिए तो इसके सैकड़ों वीडियो आ जाएंगे। आप गूगल पे लिखिए तो इसका पूरा रीजनिंग आ जाएगा कि क्या क्या लिस्ट आ जाएगा कि क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। ये हमारे बेसिकली लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेटफॉर्मिन हमारे पैंक्रियाज को ही डैमेज करता है। अच्छा। जो पैंक्रियाज के माल फंक्शन के कारण डायबिटीज होता है, माना जाता है ऐसा, उसी पैंक्रियाज को ठीक करने की बजाय डैमेज करता है। डैमेज कैसे करता है? टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण होता है। बेसिक कॉज है इंसुलिन रेसिस्टेंस। अगर आप मुझसे पूछिए कि टाइप 2 डायबिटीज होता क्यों है, तो उसका बेसिक कॉज है कि बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप हो गया। अच्छा। अब ये मेटफॉर्मिन उस इंसुलिन रेसिस्टेंस को कहीं से भी क्योर नहीं करता, कहीं से भी एड्रेस नहीं करता। वो हमारे पैंक्रियाज पर दबाव डाल के और ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट कराता है। जबकि जिस आदमी के शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस है उसमें अगर आप चेक करें तो नॉर्मल से ज्यादा इंसुलिन पहले से ही है। टाइप 2 डायबिटीज में 95% केसेस में बॉडी में इंसुलिन की कमी नहीं होती, इंसुलिन ज्यादा होता है। और इंसुलिन ऑलरेडी पेशेंट के शरीर में ज्यादा है, लेकिन उसके शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। क्योंकि वो तो इंसुलिन को काम नहीं करने दे रहा है सेल की। तो इंसुलिन पैंक्रियाज पे और प्रेशर डाल के वो इंसुलिन और ज्यादा सिक्रीट कराता है। तो जैसे मान लीजिए नॉर्मल फंक्शन आपका पैंक्रियाज कर रहा है, फिर भी आप उसको रोज प्रेशराइज करेंगे तो एक समय ऐसा आता है कि लॉन्ग टर्म में वो पैंक्रियाज का ब्रेकडाउन हो जाता है और अब वो पैंक्रियाज रियल में टूट जाता है, उसके बीटा सेल डैमेज होते हैं और वो पेशेंट अब उसके बाद मेटफॉर्मिन या किसी टैबलेट से उसकी ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं आता, तब वो डॉक्टर कहते हैं कि अब आपका बीटा सेल बनना बंद हो गया, अब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। अरे तो बीटा सेल डैमेज तो तुम ही ने किया भाई, वो पेशेंट क्या जानता था? क्यों ऐसी दवा देते हैं? अब ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आपका वीडियो लेकिन मैं जानना चाहूँ क्योंकि हर व्यक्ति ठीक होने के लिए, हम ठीक होने के लिए जा रहे हैं और हमें अगर ऐसी नहीं, ठीक तो होना नहीं ना। उन्होंने तो जिस दिन पहली डायबिटीज, भगवान ना करे किसी को डायबिटीज डिक्लेयर होता है, तो पहला जो मंत्र आपके कान में फूंका जाता है, कभी ठीक होगी, पहला मंत्र फूंक दिया कान में कि डायबिटीज इज इनक्योरेबल। अब आप जीवन भर के पेशेंट है, ये डायबिटीज तो कभी ठीक होता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है और ये झूठ से आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो आपके माइंड की तो प्रोग्रामिंग कर दी ना उसने कि अब तो मैं जीवन भर के लिए पेशेंट हूं, तो अब आप प्रिपेयर हैं जीवन भर के पेशेंट बनने के लिए। अब जब आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि ये तो अब ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि किसने कहा? वो फला इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने बड़े 20-20 करोड़ की मशीनें लगाई हैं, 100 करोड़ की। पब्लिक कैसे आके बोलती है?
बहुत बड़े लोग, कौन से कैसे, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लंदन से डिग्री है, 20 करोड़ की मशीन लगाई है। अरे वो काम की बात बोलेगा ही नहीं, यही सब पेरिफेरल एरिया में घूमता रहता है। बिल्डिंग कैसी है, मशीनें कैसी हैं, डिग्री कैसी है, क्वालिटी, अरे तुझे क्या मिला ये बताना। राइट। राइट। तो उन्होंने कहा है ठीक नहीं होगा। तो जब हमारे जैसे लोग कहते हैं कि डायबिटीज तो ठीक हो जाता है, तो ऐसा एक मास लेवल पे लोगों को तैयार किया गया है। जैसे मैं आपसे भी अभी हम लोग ऑफलाइन बात कर रहे थे, तो आपको भी आश्चर्य हो रहा था, मैं कह रहा था कि डायबिटीज ठीक हो गया। ठीक है, हो सकती ये आपकी गलती नहीं है या किसी की भी गलती नहीं, उनको मीडिया ने, हाँ मीडिया ने, ये पूरे मेडिसिन लॉबी ने ऐसा एक माहौल बना दिया है। और कमाल की बात है, आपको जान के शायद जी आश्चर्य होगा कि ये बात सिर्फ डायबिटीज की नहीं है। डायबिटीज क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि ठीक हो गया तो आप मेरे किस काम के हैं? वन पेशेंट क्योर्ड इज वन कस्टमर लॉस्ट। वन पेशेंट क्योर्ड इज वन कस्टमर लॉस। तो मुझे क्यों कस्टमर लॉस करना है? जीवन भर आप मुझे पे कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? और ये डायबिटीज की बात नहीं है, मैं 20 बीमारियों के नाम, डायबिटीज इनक्यूरेबल घोषित कर दिया गया है नहीं, कर दिया गया है। ब्लड प्रेशर की दवाएं जीवन भर खानी है, इतना डराया है, इतना डराया है कि जब अगर आप कहा जाता है ब्लड प्रेशर की दवा मत छोड़ना, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। खानी है एक भी टाइम। सैकड़ों लोगों की जो 20 साल से दवाइयां बीपी की खा रहे थे, आज 6-6 साल हो गए छोड़े हुए। एक दो नहीं, सैकड़ों लोग, कुछ किसी को नहीं हुआ, लेकिन वो भी डरते हैं। ठीक है, तो ये डराया गया, बीपी की दवाई कभी नहीं छोड़नी, आर्थराइटिस कभी ठीक नहीं होगा, दमादम के साथ ही जाएगा, माइग्रेन कभी ठीक नहीं होगा। आपने सुना है माइग्रेन की कोई दवा हो जो दवाई ठीक कर दे? पेन किलर है जो नहीं होता। एपिलेप्सी कभी ठीक नहीं होगा, दमादम के ही साथ जाएगा। कोई ऑटो इम्यून डिजीज ठीक नहीं होगा, आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाए नहीं ठीक होगा, कोई भी बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए नहीं ठीक होगा। तो मैं ऐसे 25 बीमारियों के, जिन बीमारियों से 99% लोग दुनिया में बीमार हैं, जो भी मतलब जितने लोग बीमार हैं वो यही बीमारियां हैं। तो 99% बीमार लोगों को जो बीमारियां हो रही हैं उनको इनक्यूरेबल बता दिया। पर्पस क्या है? जीवन भर दवाई खाओ, जीवन भर ट्रीटमेंट लो। वंस ए पेशेंट ऑलवेज ए पेशेंट। हम लोग बचपन में पढ़ते थे वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। अभी वंस ए पेशेंट ऑलवेज ए पेशेंट। और उतना ही पे नहीं रुकता, एक बीमारी से इलाज शुरू होती है और दूसरी बीमारी, दूसरा टैबलेट, दोनों क्या टैबलेट लेना शुरू हुआ तो तीसरी बीमारी, उसका टैबलेट, ऐसे करके मेरे पास पेशेंट ऐसे आए जो एक बीमारी और एक टैबलेट से जिनकी यात्रा 15 साल पहले शुरू हुई थी, आज 12 टैबलेट और 5 बीमारी लेके घूम रहे हैं। जिसका ट्रीटमेंट कराने गए थे वो ठीक नहीं हुआ, 5 नई बीमारियां आ गई। और कमाल देखिए, ब्रेन वॉश ऐसा किया गया है कि वो खुश है, बड़े महान डॉक्टर है, बड़े इंटेलिजेंट, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये मशीनें हैं, वो मशीन, सुनो उसकी अब बातें। अरे मैंने कहा तुझे मशीनों से क्या करना, तू ठीक हुआ। मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जो एक दिन में 32 टैबलेट्स लेते थे। ओह माय गॉड, 32 टैबलेट्स एक दिन में। और धीरे धीरे उनकी सारी टैबलेट्स हमने बंद करवाई थी, धीरे धीरे। तो और वो पहले से 1000 गुना बेटर फील कर रहे थे। तो ये एक आपने पूछा कि क्यों ऐसी दवाई दी जाती है, अब इसके पीछे तो बिजनेस है, बिजनेस। लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। और इस चीज को मैंने सुना भी है, यूजली हम हमारे पेरेंट्स से सुनते हैं कि ज्यादा दवा, क्योंकि जो ऑलरेडी वो दवाइयां ले रहे हैं उन्हें एक अनुभव हो चुका है, इसीलिए वो कहते हैं कि ज्यादा दवाइयां मत खाओ, क्योंकि ऑलरेडी हमको भी पता है कि भाई एक ड्रग अगर हमारी बॉडी में जा रहा है, वो जो दवा है वो एक ड्रग है और कुछ भी नहीं ना। अभी वो हमें मान लीजिए पेन किलर ही मना करते हैं कि पेन किलर ना लो, लेकिन इतना कॉमन हो गया है कि आदमी को कहीं दर्द होता है वो तुरंत पेन किलर लिया और गया, खत्म। अरे अभी जर्नी में लोग दवाइयों का बैग बना के बिना उसके तो चला ही नहीं। मतलब पागलपन इतना बढ़ा हुआ है। राइट। जैसे मेरे जैसा आदमी कहता है कि हमारी फैमिली में टैबलेट कैप्सूल कभी नहीं आता, हमने वैक्सीन नहीं ली, तो मतलब रोड नोबडी मुझे देखते हैं जैसे हम किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे फादर 86 ईयर के थे और वो कोई दवाइयां नहीं लेते थे 86 ईयर तक। अभी थोड़े दिन पहले उनका। अच्छा, इस चीज से मैं भी बड़ा तकल्लुफ रखूंगी कि मेरे जो बाबा थे, दादाजी,
वो 95 इयर्स 97 इयर्स के गए थे। 97 इयर्स के उन्होंने मैंने कभी उनको नहीं देखा, दवाई तो बिल्कुल लेना ही नहीं था उनको। अच्छा, नियम जरूर था। लाइफस्टाइल इतनी प्रॉपर थी उनकी कि रात को 7 बजे सोना है तो सोना है, सुबह को 3 बजे उठते थे, डेली सुबह 3 बजे उठने का नियम था। 1 से 1.5 घंटा वो वॉक पर जाते थे, और शायद उन्हीं को देखकर हमारे अंदर ये चीजें आई कि लाइफस्टाइल बहुत ही प्रॉपर और मतलब एक अनुशासन होना बहुत जरूरी है, वो आपको बेहतर बनाता है। श्रेया जी, पूरा यूनिवर्स रूल से चल रहा है। हाँ, पूरा यूनिवर्स रूल से चल रहा है, और हम सबने रूल्स तोड़े हुए हैं। तो इस जीवन के भी रूल्स हैं। आप अभी ड्राइव करके आई हैं तो ट्रैफिक का रूल फॉलो किया है। राइट, आप अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं तो वहाँ रूल से चलता है वो। आप टैक्स भरती हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन, आप ये पूरा यूनिवर्स, ये सूरज चांद सब रूल से चल रहा है। रूल से आते हैं। कभी सुना आपने कि 1 सेकंड भी लेट हुआ हो कोई? हम्म, तो ये पूरा यूनिवर्स एक रूल से चल रहा है, तो इस बॉडी को भी कंडक्ट करने के कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को, भाई ट्रैफिक में आप चलेंगे और रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका चालान कटेगा। राइट, तो बीमारियां वही है, आपका चालान काटा जा रहा है। बीमारियां क्या है? बेसिकली आपने शरीर के रूल को फॉलो नहीं किया तो आपका चालान कट रहा है। भरो, आप नहीं भरोगे तो जेल जाओगे। निश्चित तौर से। लेकिन फिर उस चालान के चलते ट्रैप में फंसते जाते हैं, ट्रैप में फंसते हैं। क्योंकि एक, जैसे आपने कहा कि 1 से शुरू हुआ और फिर न जाने कितनी दवाइयां और साथ लग जाती है, पता नहीं चलता। वो शिकारी जाल बिछा के पूरा बैठे हैं एकदम, हम्म, बीमार हुए नहीं कि ट्रैप हम्म, आ गए तुम चक्कर में, अब लो शुरू करो। और आपके पास, आपको बता दिया गया है, ऐसा समझा दिया गया है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई अब देखो कैसे एक आम आदमी कैसे, शरीर है तो बीमार तो पड़ेंगे ही, बीमार हुए तो दवाई तो खानी ही पड़ेगी। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट उल्टा है। पहला, शरीर बीमार पड़ने के लिए है ही नहीं, ये बॉडी स्वास्थ्य धर्मी है, इट इज हेल्थ ओरिएंटेड, इट इज नॉट डिजीज ओरिएंटेड। इट इज डिजीज ओरिएंटेड नहीं है, ये हेल्थ ओरिएंटेड है, पहली बात। राइट, दूसरा, अगर बीमार हो भी गए तो दवाइयां, और खासकर मैं किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, हर साइंस का मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ट्रुथ रिमेन्स, वो अपने जगह पे रहेगा ना। एलोपैथी में ऐसी एक कोई टैबलेट कैप्सूल नहीं है जिसके 4-5 साइड इफेक्ट ना होते हों। कोई एक सिंगल दवा नहीं है, और ये हर डॉक्टर भी एक्सेप्ट करेगा। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका मोबाइल बता देगा, आपका लैपटॉप बता देगा, वो खाली सॉल्ट का नाम लिखिए आपको बता देगा। तो मतलब हम एक बीमारी जिसका इलाज कराने गए उसके ठीक होने की तो कोई गारंटी नहीं है, होती नहीं है। लेकिन 3 नए प्रॉब्लम आएंगे, ये पक्का है। लेकिन जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, जब हम बीमार बहुत ज्यादा लेवल पर होते हैं, तब तो हमें जरूरत पड़ती है ना। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे एक्सीडेंट हो या कोई एक्सट्रीम केसेस हो, तो तत्काल, अब जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, वो बियर नहीं कर पा रहा है, तो वहां पेन किलर देना चाहिए, लेना पड़ेगा, देना चाहिए, बियर नहीं। लेकिन कुछ इमरजेंसी और टेम्पररी प्रोटोकॉल हैं, कुछ टेम्पररी जरूरत होती है, इमरजेंसी प्रॉब्लम वहां नहीं है। मैं भी ये कहता हूं कि अगर इमरजेंसी है और बहुत सीवियर एक्सट्रीम कंडीशन है, तो आप थोड़े देर के लिए जो भी सिस्टम आपको आराम देता हो, जो भी मेडिसिन आपको आराम देती हो, उसको लीजिए। पहले तो बॉडी आराम की अवस्था में आना चाहिए। लेकिन उसके साइड इफेक्ट हैं, पेन किलर आपके किडनी पर इफेक्ट डालता है, लेकिन अभी वो देखने का समय नहीं है, क्योंकि अभी तो आप खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम वहां है जब ये लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की बात होती है, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन। जब कह दिया जाता है ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी और जीवन भर, प्रॉब्लम यहाँ है, बिजनेस यहाँ है, गलत यहाँ है। अच्छा, एलोपैथी की क्योंकि बात है, तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि एलोपैथी ना दो, बच्चों को होम्योपैथी पे कन्वर्ट कर दो, क्योंकि वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। लेकिन होम्योपैथी के विषय में भी सामने सुनने को आता है कि ये भी साइड इफेक्ट करेगी कहीं ना कहीं अगर आप दवा लें। हाँ, कुछ उसके ऐसा सुना है कि वो साइड इफेक्ट, होम्योपैथी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। पहली बात तो मैं बहुत ज्यादा उस पर अथॉरिटी से नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना मतलब उसकी सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये मैं जानता हूँ।
कंपैरेटिवली बहुत सेफ है। कितना इफेक्टिव है ये मैं नहीं जानता, लेकिन सेफ तो है। अब कितना इफेक्टिव है ये मुझे ज्यादा इस बारे में मैं ऑथोरिटी से कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन मतलब बेसिकली आपके हिसाब से हमें अपने आप पर काम करना बहुत जरूरी है। नहीं, दवाइयां तो करेंगी जो साइड में है, अगर आप बड़ा कॉमन सी बात है, वो बहुत कॉमन सी बात है कि प्रिवेंशन सबसे बेटर है ना। प्रिवेंशन सबसे बेटर है। पहले तो हम कोशिश करें कि हम बीमार ना हो। दूसरा, अगर बीमार हो जाएं तो शरीर की शक्ति पर और हीलिंग पावर पर भरोसा करें कि वो हमें ठीक कर देगा। अब किसी का फ्रैक्चर ही हो जाता है, मान लो हड्डियां टूट गई बिल्कुल, ये ऐसे टूट के ऐसे हो गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए। डॉक्टर बेसिकली करता क्या है, वो खींच के उसको यहाँ पे लाता है और उसको हिले ना, वो हिले ना, इसके लिए उसको बांध देता है ताकि वो हिले ना, वो अपनी जगह पे रहे। जब अपनी जगह पे रहेगा तो धीरे धीरे हील कौन करता है उसको? बॉडी हील कर रही है। बॉडी खुद हील करती है। दुनिया में कोई सॉल्यूशन नहीं बना है जो हड्डियों को जोड़ दे। जोड़ने का काम तो बॉडी ही करती है। अच्छा, आप क्या करते हैं? उनका हिलना डुलना बंद करा देते हैं, उनका बांध के, बस। बाकी उनको जोड़ने का काम तो बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है, जो हमारी हीलिंग मैकेनिज्म है, नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म, वही हील करती है। बिल्कुल, है ना? कट लगता है तो अपने आप से ही अपने आप हील होता है। आप जो हम दवाइयां लगाते हैं, मान लो, और उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। जहां कट हुआ तो आपके इंटरनल पार्ट्स, आपका ब्लड, आपका वो एक्सपोज हो गया बैक्टीरिया वायरस के लिए, तो वहां बैक्टीरिया वायरस लग के नया कुछ ना क्रिएट कर दें, इसके लिए वहां वो प्रिवेंशन किया जाता है। लेकिन उस कट को, कभी यहाँ कट लगा था, आज नहीं दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो किसी दवाई ने किया? ये नहीं, ये तो बॉडी हील कर रही है। तो हमारा जो सिस्टम है, हम आपका इंटरनल मैकेनिज्म, जो हीलिंग मैकेनिज्म है, उसी के द्वारा आपके सारे असाध्य बीमारियों का, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, उसको हील कराते हैं बिना किसी सर्जरी, बिना किसी मेडिसिन के। और हमारे पास ऐसे सैकड़ों सक्सेसफुल केसेस हैं, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेड। पर्टिकुलर टाइम देना रहता है, कितना समय लगता है? हाँ, जैसे डायबिटीज के लिए हमारा, टाइप 2 डायबिटीज के लिए हमारा ऑनलाइन, अभी हमारा पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। ऑनलाइन करने का पर्पस ये है कि दुनिया के किसी भी कोने से लोग ज्वाइन हो जाए। तो यूएस से भी लोग जुड़ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोपियन कंट्री से जुड़ जाते हैं, इंडिया के अलग अलग। पहले हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम करते थे, तो उसमें लिमिटेड लोग आ पाते थे, क्योंकि सब लोगों के लिए आके रहना वहां। तो अभी ऑनलाइन है, और ये 4.5 महीने का, जैसे डायबिटीज की मैं बात करूं, टाइप 2 डायबिटीज के 4.5 महीने का प्रोग्राम होता है। वो ग्रुप प्रोग्राम है। 4.5 महीना हमने मैक्सिमम टाइम रखा है। इसमें आपकी डायबिटीज पूरी तरह से, आप टैबलेट खा रहे हो, कुछ भी हो, तो आपकी डायबिटीज पूरी तरह से, टैबलेट सारे बंद हो जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं रहती आपको, और आपका शुगर लेवल नॉर्मल। अगर टाइप 1 डायबिटीज है, जो जुवेनाइल बच्चों, तो उसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, कई बार नहीं भी लगता है। तो वो इंडिविजुअल केसेस लिए जाते हैं, वो ग्रुप में नहीं, क्योंकि वो वेरी करता है। फिर दूसरे जो साइकोलॉजिकल या दूसरे डिसऑर्डर हैं, हम फोबिया के भी, हम एडिक्शन के भी इलाज करते हैं, हम डिप्रेशन के इलाज करते हैं, हम मतलब ये सारे। लेकिन हमारा अभी मेन फोकस डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ओबिसिटी पे है। अच्छा, माइग्रेन। अब माइग्रेन के बारे में आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई क्योर है माइग्रेन का दुनिया में? नहीं है। मुश्किल से 1 महीने हमारे यहाँ लगता है, मुश्किल से 1 महीना है, कैसा भी माइग्रेन ठीक हो जाए। एपिलेप्सी का कोई क्योर है दुनिया में? कोई क्योर नहीं। थोड़े दिनों के लिए दब जाता है, एपिलेप्सी हमेशा के लिए चला जाएगा, 1.5 से 2 महीने में। माइग्रेन से तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं, इतनी दवा खाते हैं, इतनी दवाइयां खाते हैं, लाइफ हेल हो चुका है। इनफैक्ट माइग्रेन की तो प्रॉब्लम मैं भी फेस कर चुकी हूँ। प्रेगनेंसी में हुआ था ये मुझे, सडन, मतलब 4th मंथ से मेरे को स्टार्ट हुआ। रोज सुबह को 9 बजे मुझे दर्द उठना शुरू होता था, 5 बजे तक। हाँ, अब प्रेगनेंसी में मैं दवा नहीं ले सकती। सब कह रहे थे दवा लो, मैंने मना किया, मैं नहीं लूंगी दवा, दर्द सहती रहती थी। फिर क्या था, होम रेमेडीज यूज की, उसको शायद हीलिंग कहेंगे, या जो हमारे पुराने लोग होते हैं तो वो हमें बताते रहते हैं। वो तो आपको टेम्पररी आ गया एक प्रेगनेंसी फेज के कारण, लेकिन जो माइग्रेन क्रोनिक हो चुका है, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हमारे सिस्टम में मुश्किल से 1 महीने में चला जाता है, परमानेंट, फॉरएवर। बॉडी ही सपोर्ट करती है। हाँ,
और हम कोई दवाई नहीं देते, क्योंकि दवाई कोई बनी नहीं है। डायबिटीज की कोई, सच पूछे लोग पूछते हैं, डायबिटीज की एक्चुअली कोई दवाई ही नहीं बनी। जो तुम दवाई खा रहे हो तो शुगर को सब दबाने की दवाई है। इनफैक्ट वो और परेशान, जैसे कि आपने कहा कि वो और ज्यादा वो तो हमारे सिस्टम को और डैमेज कर रही है। जितने भी एक बहुत ही आश्चर्य स्टार्टलिंग फैक्ट आपको बता दो, आप डायलिसिस सेंटर आपने देखा होगा जहाँ किडनी के पेशेंट की डायलिसिस होती है, किडनी के हॉस्पिटल में आप चले जाइए जहाँ डायलिसिस हो रहा है, किडनी के ट्रांसप्लांट के लोग लाइन में लगे हैं, वहां आपको जान के आश्चर्य होगा जब उन पेशेंट का आप सर्वे करेंगे, पूछेंगे, तो 100 में से 80, 85 आउट ऑफ 100 पेशेंट, किडनी के पेशेंट वो लोग बने हैं जो लंबे समय तक डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की दवा या दोनों की दवा खा रहे थे। कमाल देखिए कि जो बीपी या डायबिटीज की दवा खा रहे थे लंबे समय तक, उनका बीपी ठीक नहीं हुआ, उनका डायबिटीज ठीक नहीं हुआ, किडनी भी चली गई, किडनी फेल हो गई। ये इसको ट्रीटमेंट कहते। दिस इज बिग साइंस। और हम इसको जानकर भी अनजान, वेरी शॉकिंग, वेरी सरप्राइज। आप सर्वे करके देखिए, आप बहुत, मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, किसी भी आप किडनी हॉस्पिटल में चले जाइए, 20 पेशेंट से बात कीजिए जो डायलिसिस करवा रहे हैं, उसमें से आपको 15 मिलेंगे, 12 से 15 मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरी डायबिटीज और बीपी की दवा 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से चल रही है। एक्चुअली नाम है डायबिटीज इंड्यूस्ड सीकेडी, डीसीकेडी का मतलब है डायबिटीज के कारण जो किडनी डिजीज हुआ। अच्छा। डायबिटीज इंड्यूस्ड सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। अच्छा, मतलब ये बहुत गंभीर बात है, हालांकि कि हमें इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत। हार्ट अटैक्स दुनिया में बिगेस्ट कॉज है डेथ का पूरी दुनिया में। लार्जेस्ट डेथ जो होते हैं वो हार्ट अटैक से होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हार्ट अटैक के जितने केसेस हैं, जितने केसेस होते हैं, उसमें से 70% के करीब केसेस वो लोग हैं जो डायबिटीज या बीपी की या दोनों की दवा खा रहे हैं। रिकॉर्ड में नाम गया कि ये आदमी हार्ट अटैक से मर गया, एक्चुअली वो डायबिटीज से मर गया। डायबिटीज ने की दवाओं ने उसके हार्ट को डैमेज किया, बीपी की दवाओं ने उसके कार्डियक मसल्स को वीक किया। बीपी की दवाएं कैसे आपके बीपी को कम करती हैं, वो इतना डेंजरस है, अगर पूरा मैकेनिज्म मैं बताऊं, आपके कार्डियक मसल्स को धीरे धीरे वीक करती हैं। अच्छा, ये तो क्योंकि बीपी और डायबिटिक की जो दवाइयां हैं जो हमें डिफेक्ट कर रही हैं, इसके साथ साथ हम देखते हैं आजकल जो जैसे वर्कआउट का बड़ा चलन चला है आज के समय में, जिम जाने का, और हम देखते हैं कि जिम में बहुत सारे हार्ट अटैक्स ऐसे हुए हैं कि जिसकी वजह से कहा गया कि ज्यादा वर्कआउट ना करें। मतलब बहुत कम उम्र में लोग चले जाते हैं, तो ये रीजन इसका क्या है बेसिकली? एक्चुअली जिम में जो लोग ट्रेनर, सो कॉल्ड ट्रेनर बैठे हैं ना, उनको फेफड़े फुलाने और मसल फुलाने के अलावा कुछ पता नहीं है। वो बॉडी, मतलब हेल्थ को क्या समझते हैं, वो बाइसेप्स डेवलप हो जाए, 6 पैक या 8 पैक डेवलप हो जाए यहाँ पे, और वो तो फेफड़ा फुलाना और मसल फुलाने से हेल्थ का कोई रिलेशन लेना देना नहीं है। आपकी बॉडी शेप में है, आप एक्सरसाइज बॉडी है, इट इज गुड, नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा 6 और 8 पैक के चक्कर में पड़ते हैं, और जब ओवर वर्कआउट करते हैं तो किडनी पर और हार्ट पर प्रेशर आता है, जोर आता है। और आपने अगर वैक्सीन लिया हुआ है तो पहले से ऑलरेडी आपका हार्ट पर खतरा तो पहले से ही मंडरा रहा है। 2020 के पहले अभी कभी आपने सुना था कि 16 साल का बच्चा चलते चलते गिर जाए, शादी में लेडी डांस करते करते वहीं लुढ़क जाए, बर्थडे पार्टी में जिसका बर्थडे हो रहा है बच्चा वहीं पे लुढ़क जाए? इस 2020 के पहले कभी सुना था आपने? एक भी वीडियो, एक भी केस दिखा दिया? हार्ट अटैक से पहले भी लोग मरते थे, 50 साल 60 साल, या हार्ट के क्रोनिक पेशेंट हैं, बीपी की बहुत ज्यादा, 40 साल में भी लोग मरते थे, लेकिन वो बहुत जो हार्ट के पेशेंट थे। अभी तो हेल्दी लड़का लड़की जो जिसको कभी कोई हिस्ट्री ही नहीं है, कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ रहा है, लुढ़क गया और खत्म, वहीं पे खत्म। 16 साल की बेटी स्कूल में बैठी है और अपने बेंच पे ही लुढ़क गई। टेनिस खेलता हुआ बच्चा वहीं पे रह गया। शादी में डांस करती हुई लेडी वहीं पे डांस करते करते गिर गई। ये 2020 के बाद शुरू हुआ है। ये कमाल है, क्या कहूँ। अब अगर इस चीज को टारगेट करेंगे तो कि हर व्यक्ति ने अपने भले के लिए
वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। हाँ, उसकी गलती नहीं। अरे सरकारें धोखा खा जा रही हैं। आदमी, आम आदमी की बातें क्या करें, सरकारें धोखा खा जा रही। तो जिन्होंने नहीं लिए वो ये मीडिया के इतने पंडित बैठे हैं, इन लोगों ने याद कीजिए 2020-21 में वैक्सीन के लिए कोहराम मचा दिया। कहाँ से आएगा वैक्सीन, कहाँ से आएगा, कितने लोगों को कैसे दिया जाएगा, ये 140 करोड़ लोगों को कैसे दिया जाएगा, कितने खर्च आएंगे का? अरे देना ही नहीं था। तो सेफ्टी कैसे होगी फिर, अगर मतलब वो वैक्सीन हमारी सेफ्टी का है ही नहीं। मैंने कहा ना, मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने कोई वैक्सीन नहीं ली। हमारे यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग दौड़ते रहे कि सर आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो वैक्सीन लो। राइट। मैंने कहा पढ़ा लिखा हूँ इसलिए नहीं ले रहा हूँ। तो नहीं, मेरे पास आप बार बार मत आओ, नहीं तो मैं आपको कन्विंस कर दूंगा, आप उल्टा प्रचार करना शुरू कर दोगे। मत आओ, गलत कर रहे हो, लेकिन आपकी मजबूरी मैं समझता हूँ, आपको ऊपर से ऑर्डर है, आपको करना है। वैक्सीन ने आज तक कुछ नहीं किया है। वैक्सीन एक बहुत बड़ा मिथ है। तो जो बच्चों को बचपन से वैक्सीन लगती है वो सब यूजलेस। हमें भी लगी हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी लगवाए हैं। हाँ। जब समझ में आई तो हमने अपने बच्चों को नहीं लगवाया। अच्छा। हाँ, ऐसे कैसे? नहीं लगवाया। जब हमें लगाया गया तब तो मुझे होश नहीं था। हाँ, उसमें मेरे पास चॉइस नहीं था, तो हमें भी लगी है। हाँ। लेकिन कुछ नहीं, मैं जब कोरोना का ही आया, और आपको मैं बताऊं, कोरोना में एक दिन भी मैं घर में नहीं बैठा। बिना वैक्सीन के और बिना मास्क के हम घूमते थे, और सबके खाना पीना मजदूरों के लिए वहां उस समय गुजरात में मजदूर लाखों की संख्या में घर नहीं जा पा रहे थे, सब बंद हो चुका था, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो हम लोग लाखों पैकेट खाना बना के रोज फील्ड में घूम के बांटते थे। लोग मुझसे, मैं अपने बहुत सारे मित्रों और रिलेटिव के यहाँ जाता था जो क्वारंटाइन थे, और क्वारंटाइन कौन लोग थे, जो 2-2 डोज ले चुके थे, 3-3 डोज, बूस्टर डोज। पहले आया 1 डोज, बाद में आया नहीं, दूसरा डोज नहीं, तीसरा, अब बाद आया नहीं, अब बूस्टर डोज भी लेना पड़ेगा। अभी उसके बाद भी हुआ, बोले कि नहीं अब आगे चौथा डोज भी। तो मैं चाहता था कि कुछ काम हो तो बताओ, तो दूर से मुझे मना करते थे, अरे सर आप तो मत आओ, आपने तो वैक्सीन नहीं ली है, आप मत आओ मेरे पास, हम लोग क्वारंटाइन है। मैंने कहा मेरी चिंता छोड़ो, तुमने तो वैक्सीन ली थी ना, तुमको क्यों हुआ, बोलो, काम बताओ। तो मैं कोरोना के पेशेंट को ऐसे हाथ से पकड़ के अपने गाड़ी में बाजू में बिठा के ड्राइव करके ले जाता था हॉस्पिटल। इस पे तो लोग कहेंगे कि ये तो पीपल, आपका चॉइस है, आप विश्वास करें या ना करें। हमने कोई वैक्सीन नहीं ली और कभी नहीं लेंगे, इसके लिए हमने फाइट किया। तो ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को अंत में कहना पड़ा कि वैक्सीन जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। हाई कोर्ट्स ने कहा कि वैक्सीन कंपल्सरी नहीं है, इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस, जब सारे फैक्ट्स उसके सामने रखे गए तो खैर अब वो तो एक अलग मुद्दा हो जाए। बेसिकली आपको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए इन सब चीजों से लेकर निकलकर सर बाहर अपने बारे में सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जिस मास मीडिया में रह रहे हैं, जहाँ जिस तरह से वहां पर वही माइंड प्रोग्रामिंग जो आपकी चारों तरफ से की जा रही है, आपकी फैमिली आपको कहेगी कि लो, आपके अपने कहेंगे, तो आप कैसे उसको मना करोगे, कैसे आप डिफाइन करोगे कि नहीं साहब ये नहीं करना चाहिए। बहुत प्रेशर था। और इसी तरह से दवाइयों की भी बात है। हाँ, मान लीजिए मेरे को कोई तकलीफ है और मैं उसकी दवा ले रही हूँ और मैं ये बोलूँ कि नहीं मैं दवा नहीं लेना चाहती, तो घर वाले कहेंगे ये तो पागल हो गई है। ठीक है, लेकिन क्या है ना, अब मान लीजिए आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेज? वेजिटेरियन। तो मैं आप पर प्रेशर डालूं तो आप चिकन खा लेंगे? नो। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि नहीं खानी, नहीं खाना। हाँ। बस, तो मेरे लिए दवाइयां वही हैं। ओके, माइंड प्रोग्रामिंग है। हाँ, आप वेजिटेरियन हैं तो मैं कुछ भी कहूँ, या आपके पापा या कोई भी घर के लोग, जान पापा तो नहीं बोलेंगे, मान लीजिए कोई भी बोले, बहुत क्लोज आदमी, तो क्या आप खा लोगे? नहीं खाओगे, खा ही नहीं पाओगे, वोमिट कर दोगे। मैं खा ही नहीं खाऊंगा ही नहीं। हाँ, मैं आपको सारे दर्शकों को ये बता रहा हूँ कि इमरजेंसी कंडीशन में कोई भी सिस्टम आपको सूट करे, उसको यूज करके पहले इमरजेंसी से बाहर आना चाहिए, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, या कोई भी पैथी हो, पहले इमरजेंसी कंडीशन में जो आपको सूट करे उससे बाहर आना चाहिए। आपको एंटीबायोटिक लेना हो तो ले लीजिए, आपको पेन किलर खाना हो तो खा लीजिए, उसके अगेन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन इज रॉन्ग, इज अ बिजनेस, और कोई भी बीमारी इनक्यूरेबल नहीं होती है। हमें बस ध्यान और सही जगह पहुंचने की जरूरत है। एग्जैक्टली। और जो लाइफ लॉन्ग वाली बीमारी और ये दवाइयों का जो चलन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्पेशली अच्छा, अब जो चीजें खाने पीने की उस पर क्या हमें ध्यान देने की जरूरत है, लाइफस्टाइल पर बेसिकली हमें क्या काम करने की? मैंने कहा ना कि पूरा यूनिवर्स रूल से चलता है,
इस बॉडी को भी कंडक्ट करने के सर्टेन रूल हैं। हम्म, आपका हर काम रूल से चलता है कि नहीं? बिल्कुल। हमने ये डिसाइड किया कि ये पॉडकास्ट अगर करेंगे तो एक टाइम फिक्स किया, जी। एक प्लेस फिक्स किया, एक फिक्स टाइम पर आप आए, फिक्स टाइम पर मैं आया, तो हर चीज एक रूल से चलता है। अगर रूल आप अपने टाइम अपने हिसाब से आओ, मैं अपने हिसाब से आऊं, तो क्या हो पाता है? कुछ नहीं होता। तो जब हर चीज के लिए रूल है, बिजनेस के लिए रूल है, रोड पे चलने के रूल है, ये पूरा यूनिवर्स, ये चांद तारे सब एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, कभी अपने एक्सिस से डेविएट हुई क्या लाखों वर्षों में? एक सेकंड कहीं लेट हुई क्या? नहीं हुई ना। सब रूल से चल रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी के लिए भी रूल है, उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। खान पान की बात की आपने, तो खान पान में मैं इतना ही कहूंगा कि दुनिया में हर जीव का भोजन फिक्स है। हर जीव का भोजन फिक्स है नेचर ने। आप देखो ना, मान लो जो मांसाहारी जीव है वो कहता है क्या? चीता है, बाघ है, शेर है, कभी कहता है क्या कि यार 20 साल से 10 साल से मैं 8 साल से 10 साल से 5 साल से मांस खा रहा हूँ, आज थोड़ा ऐसा करते हैं कि थोड़ा कुछ पत्ते चबा लेते हैं? कहता है क्या? घोड़ा जो शाकाहारी है वो कहता है क्या कि अरे घास खाते खाते मन उब गया, चलो आज किसी जानवर को मार के खा लेते हैं? गाय कभी कहती है क्या? बैल कहता है क्या? नहीं कहता ना। इवन मच्छर को खून पीना है तो खून ही पिएगा और ना मर जाएगा। बिल्कुल सही। आप समझ रहे हैं? तो आप देखिए कमाल का कि हर जीव का नेचर, अच्छा ये क्यों है? नेचर ने उसकी बॉडी उस फूड के लिए बनाई है, तो दूसरा फूड उसको चलेगा नहीं, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको डाइजेस्ट करने का मैकेनिज्म उसके अंदर नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी भी सर्टेन फूड के लिए बना है। पहली बार जो आपने फूड की, कौन सा फूड? यस। हमारा नेचुरल फूड क्या है? अच्छा, किसी भी चीज का नेचुरल फूड क्या होता है? नेचुरल फूड का मतलब ये हो कि नेचर ने जैसे उस फूड को बनाया है, बिना उसमें कोई भी चेंज किए आप सीधे उसको खा सकें, वही आपका नेचुरल फूड है। जैसे चिड़िया अन्न को खाती है, तो क्या उसको पकाने जाती है? पानी में उबालती है उसको? नहीं। चावल के दाने को, धान के छिलके को भी छिलका नहीं छुड़ाती उसमें। बहुत सारे जानवर जो अपनी अपनी चीजें पत्ता खाते हैं, तो क्या हाथी पत्ते को उबाल के खाते हैं? नहीं। नहीं ना। घोड़ा घास को, लेकिन सर ह्यूमन कैसे? अच्छा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। तो हमारा नेचुरल फूड क्या है मैं बता रहा हूँ। अब जो चीज हम क्या नेचुरली खा सकते हैं, मैं आपके सामने एप्पल रख दूं, अंगूर रख दूं, जितने फ्रूट्स रख दूं, उसमें क्या चेंज करने की जरूरत है आपको? नथिंग। सीधे खा सकते हैं। राइट। मैं जितने सारे सैलेड के आइटम, जो गाजर, खीरा, टमाटर, उसमें क्या चेंज करनी, क्या प्रोसेसिंग करने की जरूरत है उसको? क्या प्रोसेसिंग करे? खीरा ऐसे ही, मैं तो खीरे का छिलका भी नहीं निकालता। खीरे का छिलका भी नहीं निकालता, गाजर का छिलका भी, कुछ भी, मूली के छिलके भी नहीं निकालते, हम ऐसे ही खा लेते हैं। तो ये जो चीज नेचर ने, हर चीज वो ऐसे, जैसे शेर मांस खाता है, तो क्या वो पका के खाता है? नहीं। आपको आपके सामने अगर कोई, आपके नहीं कोई मांसाहारी है, उसके सामने मांस रख दिया जाए, कहा जाए खाओ, वो कितना भी बड़ा मांसाहारी हो खा पाएगा क्या वो? नहीं। क्योंकि वो नेचुरल फूड नहीं है उसका। उसकी आंतें मांसाहार के लिए बनी नहीं हुई है, उसकी दांत मांसाहार के लिए नहीं है, उसकी आंत मांसाहार के लिए नहीं, उसका बॉडी मांसाहार के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो बॉडी को बहुत स्ट्रेस आता है मांस। मैं यहाँ शाकाहार मांसाहार के बहस में नहीं उलझना चाहता, वो एक अलग टॉपिक है, इस पर कोई बहस करना चाहे तो मैं बहुत साइंटिफिक एनालिसिस उसका कर सकते हैं। लेकिन वो खा रहे हैं, तो नेचुरल फूड वो है। तो हम, हमारा खाना क्या हो जो नेचुरल है हमारे फूड में। अब आप कहेंगे क्या दिन भर, तो मान लो प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम इतना कह सकते हैं कि आप मैक्सिमम अपने फूड में फ्रूट्स, सैलेड, रॉ फूड मैक्सिमम करें, और अपना जो पका हुआ भोजन कम से कम करें। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो थोड़ा आज के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं होगा कि बिल्कुल ना खाएं, लेकिन कम करें, और नेचुरल फूड जो आपका नेचुरल फूड है उस पर आइए, तो आप स्वस्थ, अगर आप स्वस्थ रहें, आपकी हेल्थ अगर आपकी प्रायोरिटी है तो। लेकिन आज के टाइम पे ये भी कहा जाता है, क्योंकि जो फल हैं या सब्जियां हैं, ये सब और मतलब दवाइयों के थ्रू भी पैदा की जा रही हैं, तो ऐसे में ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है बड़ों के जरिए कि जैसे कि आपने खीरे की बात की या मूली के छिलकों की बात की, कि कोई भी मार्केट से सब्जी अगर ला रहे तो उसके छिलके उतार के ही खाओ। ये बिल्कुल कहा गया, एप्पल तक के लिए बोला कि छिलका उतार के खाओ, उतना कर लो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसी पर ही, मतलब हमें नेचुरल जितना है, अभी सब्जी तो पकाकर ही बनानी पड़ेगी घर में,
अभी आजकल ग्लूटेन की जो कि आटा बंद कर दो, आटे का ना खाओ, बाजरा खाओ, दूसरी रागी खाओ, दूसरे जो अनाज है उसे खाना चाहिए। तो मैंने ये ये कहा वेट कि लॉस अन्न हमारे एक पीढ़ियों से हमारे में आ चुका है, हाँ। तो मैं कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मैं इतना कहूंगा कि आप उसको कम कीजिए और फ्रूट सैलड जो वेजिटेबल्स आप बढ़ाइए। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट सैलड आप अपने फूड में ज्यादा से ज्यादा रखिए। अगर मैं ये कहूँ कि अन्न बिल्कुल बंद कर दीजिए तो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन कम तो आप कर सकते हैं बिल्कुल राइट हेल्दी रहने के लिए, बिकॉज बेसिकली आवर बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड एंड ग्रेन्स, ज्यादा ग्रेन्स के लिए डिजाइन नहीं है, डेयरी के लिए डिजाइन नहीं है। राइट, दूध के लिए भी मना है। डेयरी के लिए नहीं है डिजाइन। जी। मुझे दूध पिए 25 साल से ज्यादा हो गए होंगे। हाँ, आपको मैं अनहेल्दी दिख रहा हूँ? नहीं, तो 25 साल से दूध ज्यादा। और दूध से बनी हुई चीजें खानी ही नहीं चाहिए। नहीं, बनी नहीं है। आदमी को छोड़ के दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जो जीवन भर दूध पीता हो। दुनिया में कोई ऐसा, मतलब एक बच्चे तक, एक उम्र तक ही बस दूध की जरूरत है। अरे आप सोचो ना, दूध में कैल्शियम, हाँ, हाथी से ज्यादा हड्डियां चाहिए क्या किसी को? हाथी से ज्यादा हड्डियां होती हैं क्या? तो हाथी का बच्चा जीवन भर किसका दूध पीता है? कौन सा गाय पालती है हाथी ओके। और उसको दूध पिलाती है? और हाथी का बच्चा 10 साल में कितना बड़ा हो जाता है? उसके कितने बोन्स और कितने कैल्शियम होंगे? क्या खाता है वो? पत्ते खाता है, पत्ते। सबसे बड़ा कैल्शियम प्रोटीन का सोर्स है ग्रीन लीव्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स, सबसे ज्यादा। ओके। कोई कैल्शियम इंसान को छोड़ के दुनिया में एक भी जीव नहीं है, एक भी जीव जो दूसरे जानवर का दूध, अपनी माँ का छोड़ के, आदमी अपनी माँ का छोड़ के हर माँ का दूध पी रहा है। अभी कोरोना में ऐसे ऐसे नाटक चले, ऊंटनी का दूध 7,000 रुपए लीटर। मैं देख, मुझे तो, और मेरे पास पेपर कटिंग है, राजस्थान में या कहाँ, कौन से गधी का दूध 10,000 रुपए लीटर। तो हमने जोक में भी लिखा फेसबुक पर कि आज गाय बेचारी भी शर्मा रही होगी कि मुझसे अच्छी तो गधी हो गई। लेकिन ये बात बहुत 10,000। अब किसी ने अफवाह उड़ा दी कि इसमें ये प्रोटीन A2 तब A3, क्या क्या उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल दे, इसमें ये प्रोटीन होता है, ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाला ये चीज होता है। बस पब्लिक तो पागल। अब गधी का दूध 10,000 रुपए लीटर, अखबार के फर्स्ट पेज पे था, मेरे पास वो न्यूज कटिंग है। मैंने कहा वाह वाह, वो गाय माता भी शर्मा रही होगी। मतलब बेसिकली हमें खान पान का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो चारों तरफ चल रहा है सिर्फ वही नहीं करना है, अपने दिमाग पर ध्यान देना है और इन चीजों को समझ। अरे रोड पे जो सब लोग गाड़ियां चला रहे हैं वैसे ही आप थोड़ी चलाएंगे। आपकी गाड़ी है, आपका डेस्टिनेशन है, आप अपने बॉडी को अपने हिसाब से सोच के होश में चलाइए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच सर, इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने बातें हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई है, डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। तो कई बार ऐसे भ्रम होते हैं हमारे आसपास जो हमको मजबूर करते हैं कि हमें ये करना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको अपनी बेहतर जीवन की कल्पना से सच्चाई में उसको लेकर आना है तो आपको आवश्यकता है कुछ कड़े नियम और रूल्स फॉलो करने की। जैसा कि सर ने कहा और हमें समझाया कि ये पूरा यूनिवर्स एक रूल पे चल रहा है, तो थोड़े से अनुशासन के आपके जीवन में भी ज़रूरत है। उसको अपनाइए, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा निश्चित तौर से, आप यकीन मानिए। और हाँ, अगर आप फॉलो करें तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके जीवन में क्या क्या नए बदलाव आए हैं। आई होप कि आज के एक्सपर्ट्स की बातें आपको समझ आई होंगी। हाँ, तो कमेंट बॉक्स में बता दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रॉब्लम से जो वो जूझ रहे हैं या किसी बीमारी से अगर वो जूझ रहे हैं उससे निकलने का उन्हें एक रास्ता मिल सके। अभी जाने का वक्त है, लेकिन चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, बेल आइकन के बटन को टैप कर लो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट लगातार आते रहेंगे हमारे पॉडकास्ट के इस चैनल पर। आपका प्यार मुझे बहुत ज़रूरी है, जो हमें मोटिवेट करता है एक और बेहतर पॉडकास्ट आप तक लाने के लिए। फिलहाल मैं जाती हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू राधे।